हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये जो नीचे आपको केसेस दे रखे हैं, इनके अंदर आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करनी है और यूज करना है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स हम बोलते हैं जैसे एक्स वाई जेड, इस तरह के नंबरों को। कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं जो नंबर होते हैं न्यूमेरिकल, जैसे 5, 6, 7, इस तरह के नंबर। एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस चार होती हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनका यूज करके हमने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस बात को, ये तो लैंग्वेज में लिखी हुई है, अगर हम इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हमें y में से z सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली y माइनस z लिख देंगे हम। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। नंबर्स हैं x और y, इनका तो सम है और उसका 1/2 होना चाहिए। तो पहले तो हम इनका सम लिख के दिखा देंगे, x प्लस y। अब इसका 1/2 करना है, यानी कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 हम इसके आगे लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कोई नंबर z है, इसको खुद इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब z को z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इंटू z हो जाएगा z की पावर 2। नेक्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स p एंड q। p और q कोई नंबर है, इनका प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट का 1/4। तो p और q के प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखेंगे, p और ये साथ में लिखे होने का मतलब होता है कि इनका प्रोडक्ट है और इसका 1/4 करना है, तो ऐसे ब्रैकेट डाल के ऐसे हम इनका 1/4 कर देंगे। ये 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू हो गया। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। अब x और y कोई दो नंबर है, इनको पहले तो स्क्वायर करना है और फिर इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे ये x हो गया, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे ये y हो गया, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। और फिर क्योंकि इनको ऐड करना है तो यहाँ पे हम बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। ध्यान से समझना, नंबर 5 ऐड किया जा रहा है। ऐड करने का मतलब हो गया कि +5 करना है। 2 किसके अंदर? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m और n का प्रोडक्ट और उसका 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना। तो m और n का प्रोडक्ट तो इस तरह से लिखा जाएगा और इसको 3 टाइम्स करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया है 3 टाइम्स ऑफ m इंटू n और इसमें प्लस करना है 5। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब फ्रॉम 10 है, यानी कि 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है y और z का प्रोडक्ट। तो पहले तो हम 10 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस लगाएंगे और प्रोडक्ट है y और z का, तो y इंटू z यानी कि yz। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a और b कोई नंबर है, इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है इन्हीं के प्रोडक्ट से। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो होगा a इंटू बी, यानी कि ab, और सब्ट्रैक्ट करना है हमको सम ऑफ नंबर्स a एंड b। इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इनका सम कर देंगे ऐसे ब्रैकेट के अंदर, a प्लस b। तो यहां पे a और b का जो सम है ये सब्ट्रैक्ट हो गया है a और b के प्रोडक्ट से। ये लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दी हुई एक्सप्रेशंस के अंदर आपने टर्म को पहचानना है और उनके फैक्टर्स को पहचानना है। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। और पहचानने के बाद टर्म्स को और फैक्टर्स को आपने ट्री डायग्राम के अंदर शो करना है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे x-3 एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, एक तो है x और एक है -3। हमें इसे जब ट्री डायग्राम में दिखाना होता है तो इस तरह से इसकी ब्रांचेस बनाई जाती हैं। सबसे पहले ये जो 2 बड़ी ब्रांचेस हैं ये दिखाएंगी इसके टर्म्स को। तो एक टर्म है इसके अंदर x और दूसरी है इसके अंदर -3। इसके बाद हमें ये जो टर्म्स आई हैं इनके हमको फैक्टर पहचानने हैं।
अब x का फैक्टर तो x ही होगा, तो हमें नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें फर्दर कोई ब्रांच नहीं बनेगी। -3 का फैक्टर तो -3 ही होगा, तो हम यही लिखेंगे, इसकी फर्दर कोई ब्रांचेस छोटी नहीं बनेंगी। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर 1 + x + x², तो इसको ट्री डायग्राम में दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है 1 और दूसरी टर्म है इसके अंदर ये x और तीसरी टर्म है इसके अंदर x²। अब ये तो अकेले अकेले हैं, 1 का फैक्टर 1 ही होगा, x का फैक्टर x ही होगा, लेकिन x² के अंदर इसमें 2 फैक्टर्स छिपे हुए हैं। ये 2 बार x से मिलकर बना है, यानी कि x इंटू में x किया गया है जब x² बना है, तो x² के ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं, एक x और एक ये दूसरा x, तो ये होता है इसका फैक्टर। सी पार्ट देखिए, y - y³, तो इसके अंदर सबसे पहले हम टर्म्स लिखेंगे। तो इसकी जो 2 टर्म्स हैं, एक तो है y और एक है -y³। अब y का फैक्टर तो सिर्फ y होगा, लेकिन -y³ के अंदर छिपा हुआ है कौन कौन, देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ ना, और ये माइनस है, यानी कि यहाँ पे -1 है, तो एक तो -1 इसका फैक्टर है। फिर यहाँ y की पावर 3 है, यानी 3 बार y को मल्टीप्लाई करके यहाँ y³ बना है, तो इसमें जो फैक्टर्स आएंगे वो 3 y होंगे अलग अलग, y, y और ये एक और y। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5xy² + 7x² y, तो यहाँ पे ये 2 हैं इसकी टर्म्स। तो पहले तो हम टर्म्स को लिखेंगे इस तरह से, एक टर्म हो गई है 5xy² और दूसरी हो गई है 7x² y। अब इसके फैक्टर्स देखिए, इसके जो फैक्टर्स हैं, एक तो इसके अंदर 5 है, एक बार इसके अंदर ये x है और y की पावर 2 है, यानी कि इसके अंदर 2 बार y को मल्टीप्लाई किया है, तो हम यहाँ पे 2 बार y इस तरह से लिख के दिखाएंगे इसके रूट्स में। नेक्स्ट देखिए, इसका फैक्टर एक तो 7 होगा, फिर यहाँ x की पावर 2 है, यानी इसके अंदर 2 x हैं, ये एक x हो गया, ये दूसरा x हो गया, और y की पावर यहाँ 1 है, तो यानी इसके अंदर एक बार y है, तो ये y हो गया। अब ई पार्ट देखिए, -ab + 2b² - 3a², तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। पहले तो हम इन 3 टर्म्स को लिखेंगे। पहली टर्म है -ab, दूसरी टर्म है 2b² और तीसरी टर्म है -3a²। अब इसके फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ -1 है, -1 को ab से मल्टीप्लाई किया गया है, तो एक फैक्टर तो इसका हो गया है -1, और फिर एक बार a है यहाँ पे और एक बार b है, तो a और b इसके फैक्टर्स हो गए हैं। यहाँ पे 2b² है, तो 2 है यहाँ पे नंबर, तो 2 एक फैक्टर है, b की पावर 2 है, यानी 2 बार b से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये एक बार b और ये दूसरा वाला b। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × b × b, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2b² आ जाएगा। यहाँ -3a² है, तो जो नंबर है इसके अंदर ये है -3, तो -3 एक फैक्टर हो गया है, a की पावर 2 है, यानी 2 बार a है, तो एक बार a ये हो गया और एक बार a ये हो गया। एक चीज आपने ध्यान से समझनी है, जब यहाँ माइनस के आगे कोई नंबर लिखा हो तो हम सीधा माइनस और वो नंबर लिख देते हैं, लेकिन अगर माइनस के आगे कोई नंबर ना हो ना, इट मीन्स कि उसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो -1 को हम अलग करके लिखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी अब वो करेंगे। सेकेंड पार्ट में बोला है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। यहाँ भी सेम वही काम करना है, आपने इन एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स को पहचानना है और फैक्टर्स को पहचानना है, लेकिन इस बार जो आप प्रेजेंट करोगे लिखोगे वो ट्री की फॉर्म में नहीं लिखोगे। तो इनको लिखने के लिए हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म का यूज कर लेंगे। ऐसे मैं 2 टेबल बना लूंगा इस तरह से। इस टेबल के अंदर तो मैं लिख लूंगा टर्म्स को, और उन टर्म्स में जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अब पहली एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो है -4x और दूसरी टर्म है यहाँ पे प्लस का 5, तो ये 5 हो गया। अब इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, एक तो है -4 कॉमा दूसरा फैक्टर है इसका x। इस 5 के अंदर फैक्टर क्या है, खुद 5 ही है, तो ये 5 इसका फैक्टर हो गया। इस तरह से हम इनको सारे पार्ट्स को कर लेंगे। सेकेंड में यहाँ -4x ये एक टर्म है और प्लस का 5y ये दूसरी टर्म है। इसके फैक्टर्स हैं -4 कॉमा और ये एक x है। यहाँ पे 5y है, तो इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 5 है और एक ये y है।
इसी तरह से अब थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट। तो सी पार्ट यहाँ चला गया, नीचे चला गया, कोई नहीं, हम यहाँ कर लेंगे। 5y एक इसकी टर्म है और दूसरी टर्म है इसकी 3y स्क्वायर। अब 5y के फैक्टर हो गए, एक तो 5 हो गया और एक ये y हो गया। 3y स्क्वायर तो एक 3 फैक्टर हो गया और y यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार हम y लिख के दिखाएंगे, ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ये हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। एक टर्म है इसके अंदर xy और दूसरी टर्म है इसके अंदर 2x स्क्वायर y स्क्वायर। एक्स वाई के अंदर 2 फैक्टर हैं, एक तो x है और एक ये y है। यहाँ पे एक 2 फैक्टर है, x 2 बार है, x की पावर 2 है तो यानी x और एक x, ये इसके फैक्टर है। y भी 2 है तो यानी कि कॉमा y और ये दूसरा y, ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, ई पार्ट देखिए, पी क्यू, ये हम यहाँ कर लेते हैं। तो पी क्यू एक टर्म है और प्लस का q ये दूसरी टर्म है। पी क्यू के अंदर 2 ही फैक्टर हैं, एक p है कॉमा दूसरा q हो गया। q के अंदर एक ही फैक्टर है, सिर्फ q हो गया। इसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, f वाला, इसके अंदर ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं तो इनके साइन का ध्यान रखना है, साइन के साथ लिखनी होंगी। एक तो है 1.2 AB, दूसरी है -2.4 B और तीसरी है 3.6 A। इनके फैक्टर्स इनके सामने लिखेंगे तो यहाँ नंबर जो है ये तो है 1.2, एक तो ये फैक्टर हो गया। a और b ये एक बार है तो a, b ये इसके 2 फैक्टर हो गए। यहाँ नंबर है -2.4 तो -2.4 ये एक फैक्टर हो गया और फिर ये b ये दूसरा फैक्टर हो गया। 3.6 यहाँ है तो 3.6 हो गया कॉमा और ये एक a है, ये a इसका एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ तक के पार्ट हमने कर लिए हैं। ये जो 2 पार्ट है हम करते हैं नीचे दूसरी शीट के अंदर। अब वो देखिए आप, 3/4x + 4, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से। इसकी 2 टर्म्स आ गई हैं, 2 टर्म है इसके अंदर, एक तो है 3/4x और दूसरी है ये 1/4। यहाँ नंबर है 3/4, एक तो ये फैक्टर हो गया कॉमा एक ये x है, ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। 1/4 में सिर्फ 1/4 है तो यही इसका फैक्टर हो गया 1/4। इसके बाद लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पे 1 और 2 ये 2 टर्म्स हैं तो ये 2 टर्म हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से इस बॉक्स के अंदर। एक तो है 0.1 p स्क्वायर और दूसरी टर्म है 0.2 q स्क्वायर। इसमें नंबर को देखिए, ये है 0.1 तो एक तो ये नंबर फैक्टर हो गया, p की पावर 2 है यानी p इसमें 2 बार है तो p और एक ये p, ये 2 इसके और फैक्टर हो गए हैं। यहाँ 0.2 नंबर है तो 0.2 एक फैक्टर हो गया और q की पावर 2 है यानी q इसमें 2 बार है प्रोडक्ट में तो q और q ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। ये सेकंड पार्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 में बोला है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो इनके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं हम नंबर को। जैसे यहाँ ये -3t² एक टर्म है तो इसका जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो -3। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है अदर देन कांस्टेंट्स, तो हमको कांस्टेंट्स को इसमें नहीं लेना है। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता है। जैसे ये 5 है तो ये तो कांस्टेंट है, हमें इससे मतलब ही नहीं होगा, हमें सिर्फ उस टर्म से मतलब होगा जिसके अंदर कोई वेरिएबल होगा, यानी कि XYZ ABCD PQRST ऐसा कुछ होगा। उस टर्म का हमें नंबर पार्ट लिखना है इसके अंदर। तो इसे भी हम जो है टेबुलर फॉर्म में करेंगे। हम 2 बॉक्स बनाएंगे, पहले बॉक्स में तो हम लिखेंगे टर्म को और दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे कोफिशिएंट को। तो यहाँ तो हम लिखेंगे टर्म्स और यहाँ उसका कोफिशिएंट लिखेंगे न्यूमेरिकल वाला। तो 5 - 3t² के अंदर ये जो 5 है ये तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो हमने लेना ही नहीं है। तो टर्म है यहाँ पर -3t²। अब इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो नंबर वाला पार्ट है यानी कि -3। बस ये हमारा आंसर है इसके अंदर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ 1 को तो छोड़ दीजिए, ये कांस्टेंट है, बाकी ये जो 3 टर्म्स है ये लिखनी है आपने। तो एक तो t हो गया, एक t² हो गया,
एक टी क्यूब हो गया। अब इस टी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है जब कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसे टी स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है और टी क्यूब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 ही है। जब कुछ नहीं नंबर नहीं होता है तो वहाँ पे 1 तो होता ही है, क्योंकि ये एक बार तो लिखा हुआ है ना। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर x एक टर्म है और फिर ये 2xy, यहाँ पे ये x लिखा है छोटा सा, ये 2xy दूसरी टर्म है और फिर ये तीसरी टर्म है यहाँ पे 3y। x का कोफिशिएंट न्यूमेरिकल यहाँ पे 1 है और ये 2xy इसमें नंबर यहाँ पे 2 है और यहाँ 3y इसका नंबर यहाँ पे 3 है। तो ये हो गए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नेक्स्ट पार्ट में है 100m प्लस 1000n, दो टर्म्स हैं इसके अंदर, एक तो है 100m और दूसरी है 1000n। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 100, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1000। इसके और भी पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट्स देखिए। नेक्स्ट में यहाँ पे ये -p² q² प्लस 7pq, तो हम यहाँ लाइन डाल लेते हैं और आपको पता होगा कि यहाँ हम टर्म्स लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इसमें दोनों की दोनों ये टर्म्स हैं, इनमें वेरिएबल है, तो पहली टर्म तो -p² q² हो गई है और दूसरी टर्म हो जाएगी 7pq। इसमें कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा, जब कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 तो होता है ना, और यहाँ साइन माइनस का है, यानी इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 है। यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 है। अगला देखिए, ये दो टर्म्स हैं, एक तो है 1.2a और दूसरी है 0.8b। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1.2 है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.8 है। इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3.14 r², तो यहाँ पे वेरिएबल है ना, ये r वेरिएबल ही तो है, तो ये टर्म मानी जाएगी। ये ऐसी टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है, तो 3.14 r² और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसके अंदर हो गया है 3.14। इससे नेक्स्ट है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब पहले इसको थोड़ा सा आपने ना सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल का सम हो रहा है, तो ये जो बाहर 2 है ना, ये बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एल हो गया 2l और प्लस में 2 इंटू बी हो गया 2b। यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, तो एक तो है 2l और एक है 2b। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 हो गया, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगेन 2 हो गया। लास्ट पार्ट देखिए, 0.1y एक टर्म है और दूसरी टर्म है 0.01y²। इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.1 है और इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.01 है। ये लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। नीचे दी हुई जो एक्सप्रेशंस है ना, इनमें आपने वो टर्म पहचाननी है जिसके अंदर x है और फिर उस टर्म का जो है कोफिशिएंट भी आपने फाइंड करना है, यानी x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। x का कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि x से अलग जो कुछ भी उसके अंदर लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई में, वो x का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ दो काम करने हमने, पहले तो वो टर्म पहचाननी है जिसके अंदर x है, तो एक बॉक्स में तो मैं लिखूंगा टर्म्स विद x और फिर उस टर्म के अंदर x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो यहां हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। अब फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहां कौन सी टर्म है जिसके अंदर x आ रहा है, तो ये है y²x यहां पे आ रहा है प्लस y, इसके अंदर तो x आ ही नहीं रहा, यानी ये है हमारा आंसर। यहाँ पे y²x ऐसी टर्म है जिसके अंदर x आ रहा है। अब यहाँ हमने इस टर्म के अंदर x के कोफिशिएंट को लिखना है। अब x का कोफिशिएंट वो ही होगा जो इसके आगे हो चाहे पीछे हो, जो कुछ भी इसके प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना, वो ही इसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ y² लिखा हुआ है तो y² हो गया इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट तो जनरली हम उसको बोलते हैं जो साथ में प्रोडक्ट में लिखा होता है। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला जाए तो आप समझना सिर्फ नंबर लिखना है। सेकंड पार्ट देखिए, इस टर्म में x है ही नहीं, इसके अंदर है x, तो यहाँ पे हमारे लिए -8yx हो गई है ये टर्म। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे -8y है, तो -8y।
नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर x की टर्म सिर्फ यही वाली है जिसमें यहाँ पे ये x लिखा हुआ है और इसका कोफिशिएंट क्या है। अब ये x के साथ में यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ है क्या? जब कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है ना, तो हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे ये टर्म है जिसके अंदर x आ रहा है, ये है zx और इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है z। इसके बाद यहाँ पे ये टर्म है जिसमें x है और ये जो xy है इसके अंदर भी x है, तो इस बार ये दो टर्म्स आ गई हैं, एक तो x आ गई है और एक xy आ गई है। x वाली टर्म में कोफिशिएंट जब कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 1 लिख देंगे और यहाँ x का कोफिशिएंट ये y हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इस टर्म के अंदर यहाँ पे x है, यहाँ 25 है, इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि x नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ टर्म हो गई है 12xy² और यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए, 12 आगे लिखा हुआ है, y² पीछे लिखा हुआ है, तो x को छोड़ के जो कुछ भी है वो ही इसका जो है कोफिशिएंट हो गया है, तो ये हो गया 12y²। अब इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके अंदर यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है 7 के साथ में x नहीं है तो इसको हम काट देते हैं, तो ये नहीं लिखा जाएगा। ये वाली टर्म है जिसके अंदर x आ रहा है, तो ये है xy² और x का कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया y², ये हो गया। ये a पार्ट था, इसका b पार्ट भी अब वो करेंगे। b पार्ट में बोला है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y², वो टर्म आपने पहचाननी है जिनके अंदर y² है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y², फिर y² का आपने कोफिशिएंट बताना है, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पहली जो टर्म है, पहली एक्सप्रेशन है 8 - xy², हमने y² वाली टर्म को पहचानना है, तो यहाँ पे -xy², ये टर्म के अंदर y² आ रहा है, तो ये हो गई है -xy²। और y² का कोफिशिएंट जो इसके साथ चिपका हुआ है ये है -x, तो हम यहाँ पे -x लिख देंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे y² की टर्म है ये 5y², तो ये 5y² हो गई और y² का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है। अगले पार्ट में यहाँ पे y पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे y पे स्क्वायर है और यहाँ पर भी y पे स्क्वायर है, तो ये जो दोनों टर्म है इनके अंदर y² आ रहा है, तो ये -15xy² और दूसरा इसके -15 है, ये दूसरा है 7y²। यहाँ y² का कोफिशिएंट ये इतना पार्ट हो गया -15x, यहाँ y² का कोफिशिएंट ये 7 हो गया। ये बी पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये जो एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं इनको आपने क्लासिफाई करना है कि इनमें मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है और ट्राइनोमियल कौन है। तो समझिए मोनोमियल कौन होती है। देखिए जो एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स होती है उन्हें हम बाइनोमियल बोलते हैं, और जिस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स होती है उन्हें हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। बीच में प्लस हो या माइनस हो उससे जो टर्म है ना वो डिफरेंट हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट पार्ट को देखिए, 4y बीच में माइनस आ गया और फिर ये 7z आ गया, तो यहाँ पे 2 टर्म आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं, एक तो 4y हो गई है और दूसरी -7z हो गई है, तो ये 2 टर्म की एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। तो इसके सामने हम लिख देंगे बाइनोमियल। यहाँ y² अकेली टर्म है तो ये है एक मोनोमियल। नेक्स्ट x + y - xz, तो 3 हो गई हैं, ये प्लस होने से ये डिफरेंट होगी, माइनस होने से ये डिफरेंट होगी, तो यहाँ ये 3 टर्म्स हैं तो इसको हम लिखेंगे ट्राइनोमियल। अगली वाली में सिर्फ 100 लिखा हुआ है तो ये एक मोनोमियल है, मोनोमियल। इससे नेक्स्ट में ए बी, फिर -a और फिर -b, तो 3 टर्म हो गई हैं तो ये एक ट्राइनोमियल है, इसे हम ट्राइनोमियल लिख देंगे। इसके बाद में 5 अलग -3t अलग, तो 2 हो गई हैं तो ये एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल। इससे नेक्स्ट 4p²q, ये एक अलग टर्म है और माइनस के बाद ये दूसरी वाली टर्म है, तो 2 हो गई हैं तो यहाँ पे ये भी बाइनोमियल हो गया। इसके बाद 7mn, अब यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, कुछ है ही नहीं ना, ये मल्टीप्लाई में है सारे, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस होने से टर्म डिफरेंट हो जाती है, तो ये अकेली टर्म है यानी ये एक मोनोमियल है।
इसके बाद जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8 साफ दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 टर्म की एक्सप्रेशन है, तो ये है ट्राइनोमियल। इसके नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टर्म्स हैं, तो ये है एक ये बाइनोमियल। इसके बाद जेड स्क्वायर और प्लस आ गया और ये जेड आ गया, 2 टर्म्स हैं, तो ये भी एक बाइनोमियल है। इसके बाद 1 फिर प्लस में एक्स है, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो 3 टर्म्स हो गई हैं, तो ये है एक ट्राइनोमियल। ये लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। यहां पे हमें पेयर में दे रखी हैं, ये 2 टर्म दे रखी हैं, 2 टर्म दे रखी हैं, तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो 2 टर्म्स है ना वो लाइक हैं और कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं। अब पहले लाइक और अनलाइक ही समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए लाइक टर्म्स वो होती है जिनके पीछे के जो वेरिएबल होते हैं ना वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, और अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके पीछे जो वेरिएबल होते हैं जो कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ 1 है कॉमा ये 100 है, इनमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी कांस्टेंट कैटेगरी का है, ये भी कांस्टेंट कैटेगरी का है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो यानी कि ये लाइक टर्म्स है, तो यहां पे हम लिखेंगे लाइक टर्म्स। अगला देखिए -7x और दूसरी टर्म है 5/2x। अब नंबर को आप भूल जाइए, आपने देखना होता है वेरिएबल, तो ये x की टर्म है और ये भी x की ही टर्म है, तो यानी कि ये लाइक टर्म्स हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे लाइक टर्म्स। इसके बाद -29x और दूसरी है -29y। अब देखिए ये तो x की टर्म है और ये y की टर्म है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, यानी कि ये डिफरेंट है, ये अनलाइक टर्म्स बोली जाएंगी। अनलाइक टर्म्स की खासियत ये होती है 9 को हम जोड़ सकते हैं, 9 को हम घटा सकते हैं, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हो गई है अनलाइक, तो मैं यहाँ पे अनलाइक लिख देता हूँ। अगला पार्ट देखिए 14xy और 42yx। अब यहाँ तो xy लिखा हुआ है और यहाँ पे yx लिखा हुआ है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लिखे तो प्रोडक्ट में हुए ना, तो xy लिखे और यहाँ पीछे से अगर हम पढ़े तो ये भी तो xy है ना, तो पावर तो इनकी बिल्कुल सेम ही है ना, तो ये भी xy है, ये भी xy है, तो ऐसी टर्म लाइक टर्म्स होती हैं, तो ये भी लाइक टर्म है। अगला वाला 4m²p 4mp², यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ m के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ m के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ p के ऊपर 1 पावर है, यहाँ p के ऊपर 2 पावर है, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसी, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है ना इनकी पावर सेम नहीं है, तो ये है अनलाइक। इसके बाद 12xz और 12x²z²। xz यहाँ भी है, xz यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 और z की पावर 2 है, तो पावर्स का सेम होना जरूरी है तभी वो लाइक टर्म्स होती है, तो इसलिए ये भी अनलाइक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, इसके 2 पार्ट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करके हम क्या करेंगे कि एक लाइन में लाइक टर्म्स को लिखेंगे, एक तरह की टर्म्स एक लाइन में, दूसरी तरह की टर्म्स को हम दूसरी लाइन में लिखेंगे। पहली टर्म देखिए -xy² है, तो ये -xy² टर्म हो गई है। दूसरी को देखिए -4yx² है, अब यहाँ पे x² है, तो ये तो इसके जैसी नहीं है ना बिल्कुल, तो ये अलग टर्म होगी, तो इसे हम अलग लाइन में लिखेंगे -4yx²। तीसरा है 8x², ये सिर्फ x² की टर्म है, लेकिन यहाँ सिर्फ x² की टर्म नहीं है, यहाँ पे तो y भी लिखे हुए हैं, तो ये अलग तरह की टर्म है, इसे हम अलग लाइन में लिखेंगे 8x²। इसके बाद है 2xy², तो xy² है ये, यहाँ पे xy², ये जो टर्म है ये xy² की है, तो इसको जो है ना यहाँ पे लिखा जाएगा, ये इसके जैसी है, तो ये लाइक टर्म्स हैं दोनों। फिर है 7y, तो सिर्फ y की टर्म तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसको हमें अलग लाइन में लिखना पड़ेगा 7y। फिर है -11x², ये सिर्फ x² की टर्म है, यहाँ सिर्फ x² की टर्म ये वाली है, तो इसको हम इसकी लाइन में लिखेंगे -11x²। फिर है -100x,
अब ये सिर्फ x की टर्म है, इसे x स्क्वायर के साथ में हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। यहाँ x की कोई भी टर्म नहीं है तो इसकी अलग ही लाइन बनेगी, इसे हम अलग लाइन में लिखेंगे -100x। जो होते जा रहे हैं मैं उन पे नीचे मार्क करता जा रहा हूँ। -11yx, अब ये yx की टर्म है, हम इसे yx बोले या xy बोले, तो हम देखें क्या कोई ऐसी टर्म है अभी तक यहाँ पे सिर्फ xy की, तो सिर्फ xy की तो कोई भी टर्म नहीं है, यानी इसको भी हमने अलग ही लाइन में लिखना पड़ेगा। तो ये -11 और yx ये अलग कैटेगरी की है। इसके बाद 20x²y, तो x² देखिए, x² ये तो नहीं है, x² ये इसके जैसी टर्म है, ये लाइक टर्म है इसकी, तो इसे हम इस लाइन में लिखेंगे 20x² x की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। यहां तक हो गया। अब है -6x², तो ये x² की टर्म है, यहाँ पे x² की टर्म ये रही इस लाइन के अंदर, ये इस लाइन में लिखा जाएगा -6x²। इसके बाद सिर्फ y की टर्म है, तो सिर्फ y की टर्म है यहाँ पे हमारे पास 7y, ये इसके साथ में लिखा जाएगा। फिर 2xy, xy की टर्म है क्या कोई, ये रही xy की टर्म ये, तो इससे हम इसके साथ में लिखेंगे 2xy। इसके बाद में 3x, सिर्फ x की टर्म, तो सिर्फ x की टर्म यहाँ पे ये रही, ये से हम इसकी लाइन में लिखेंगे 3x। सारी हो गई। इसका बी पार्ट भी है, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में जो टर्म्स हैं उनके अंदर वेरिएबल p और q है, बड़े ध्यान से लिखेंगे, इसमें गलती भी हो सकती है। फर्स्ट टर्म को देखिए, ये है 10pq, तो 10pq। अब जितनी भी pq की टर्म होंगी वो सब हम इस लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट वाली है 7p, तो ये सिर्फ p है, तो ये अलग ही टर्म है, तो इसे हम अलग लिखेंगे, ये 7p हो गया। इसके बाद 8q, ये q की टर्म है, तो यहाँ तो नहीं है q की टर्म, तो ये भी अलग लाइन में लिखी जाएगी। इसके बाद p² q² है ये, तो यहाँ अभी तक कोई टर्म p² q² की नहीं है, ये तो इसकी भी अलग ही लाइन बनेगी, -p² और q²। इसके बाद है -7qp, यह मैं बोलूँ pq, तो pq की क्या कोई टर्म है यहाँ पे, ये रही pq, तो इस चीज़ को हमको इसके साथ में लिखना पड़ेगा, ये इसकी लाइक टर्म है, तो -7qp। फिर है 100q, सिर्फ q की टर्म है ये, तो यहाँ पे सिर्फ q की टर्म है हमारे पास एक इस लाइन के अंदर, तो इस -100q को यहाँ लिखना पड़ेगा q की लाइन में। इसके बाद है -23, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है, तो ये भी अपने आप में अलग ही टर्म है, इसे अलग लाइन में लिखना पड़ेगा -23। इसके बाद है 12q² p², तो p² q² सीक्वेंस में पढ़ते हैं, p² q², तो यहाँ पे p² q² की टर्म ऑलरेडी हम एक लिख चुके हैं, तो इसको हमें इस लाइन में लिखना पड़ेगा, कॉमा डाल के 12q² p²। इसके बाद -5p², ये p² की टर्म है, तो p² की अभी तक कोई भी टर्म नहीं आई है, तो इसे हम अलग ही लाइन में बना के लिखेंगे -5p²। फिर है नेक्स्ट 41 कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पीछे 23 था, ये इसकी लाइन में आएगा। फिर है यहाँ पे p की टर्म है, ये 2405p, यानी p की टर्म है, तो p की टर्म ऊपर हम लिख चुके हैं, इसको हमें इस लाइन में लिखना होगा 2405p। इसके बाद है 78pq, तो pq की कोई टर्म क्या हम लिख चुके हैं, ऊपर है, सबसे पहली लाइन में ही है, तो ये यहाँ लिखा जाएगा 78qp। इसके बाद है 13p²q, तो p²q की टर्म है ये, तो यहाँ पे p²q अभी तक तो कहीं आया नहीं है, p² q² तो है लेकिन p²q नहीं है, तो ये अलग ही लिखा जाएगा, ये अलग ही तरह की टर्म है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 13p²q। इसके बाद में अगली वाली है p²q, यहाँ पे ये भी p²q की टर्म है, तो ये इसी के साथ में लिखी जाएगी, कॉमा डाल के qp²। आपको अब तक समझ में आ गया ना कि qp लिखा हो चाहे pq लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे p की पावर 2 है तो यहाँ भी p की पावर 2 है, यहाँ q की पावर 1 है तो यहाँ भी q की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स होंगी, ये वेरिएबल आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है 701p², तो ये p² की टर्म है,
तो हम पी स्क्वायर की टर्म यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी पीछे। ये जो -5 पी स्क्वायर है इसके साथ में इसको लिखा जाएगा 701 पी स्क्वायर। तो ये जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे ना, इनमें आपने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को पहचानना सीखा था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेस है ना, वहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के जो फंक्शन होते हैं ना, वो आप तभी कर पाओगे जब आप पहचान पाओगे कि लाइक टर्म्स एक्चुअली हैं कौन। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।